हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट अगर आपने देखना है तो उसके लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे स्कोर लेकर आ सकें, बढ़िया से बढ़िया जो है आप लोगों की सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट की क्लैरिटी डेवलप हो सके, बट साथ ही साथ आप लोग अपने करियर्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग अपना योगदान दे सकें, आपका भी अपना कंट्रीब्यूशन हो। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड इसी नोट पे हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है इसमें हम लोग हमारी NCERT की जो किताब है, NCERT की किताब क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की जो NCERT की हमारी किताब है उसके चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इंडिविजुअल गेम्स, इसके थर्ड गेम जिसका नाम है जिम्नास्टिक्स, उसके ऊपर MCQs वगैरह को डिस्कस करेंगे, MCQs वगैरह की प्रैक्टिस करेंगे। जिम्नास्टिक्स के बारे में हमारी किताब में जितना भी दिया है हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। जिम्नास्टिक्स क्या होता है, क्या क्या आपके अपैरेटस होते हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं और इससे रिलेटेड जो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग आपकी जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ख़त्म करी थी। डिटेल में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। इसके एक्सप्लेनेशन वीडियोस प्लस इसके वन शॉट रिवीजन वीडियोस मौजूद हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं, अच्छे से उनको रिवाइज कर सकते हैं। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, वो बच्चे जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने साथ में वो लेक्चर्स देखे, उन्हें पता ही है कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। हम लोगों ने डिटेल में जो है जिम्नास्टिक्स वगैरह को डिस्कस कर ख़त्म किया था। तो आज के सेशन में हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है, कितना हमारे कंसेप्ट डेवलप हुए हैं, कितनी चीज़ें हम लोग याद रख पा रहे हैं, कितनी चीज़ें जो हम लोग रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, कितनी चीज़ें रिकॉल कर पा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखने के लिए, उन सारी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए हम लोग MCQs की एक टेस्ट बैटरी लगाएंगे, MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। जिम्नास्टिक्स के ऊपर जो भी हमारे MCQs वगैरह है उन सबको हम लोग प्रैक्टिस कर कर देखने वाले हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलेंगी। एक तो हमारी अपनी खुद की सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, टॉपिक के रिस्पेक्ट में क्या अंडरस्टैंडिंग है वो, दूसरा हमारी रिकॉलिंग एबिलिटी कितनी ज़्यादा है वो, तीसरी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्रिटिकल एनालिसिस, सेल्फ इवैल्यूएशन एंड उसके बाद में ये निर्णय कि अभी कितना और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें रिवाइज करनी है और किन चीज़ों को ऑल टुगेदर नए तरह से पढ़ना पड़ेगा। ये सब कुछ जो है हमको आज के सेशन में सीखने के लिए मिलेगा। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। चलें शुरू करते हैं। क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन NCERT की अपनी किताब चैप्टर नंबर 4 इंडिविजुअल गेम्स, तीसरा गेम या तीसरा इवेंट जिम्नास्टिक्स, इसके ऊपर MCQs। चलें देखते हैं सर। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया है जिम्नास्टिक्स टेस्ट स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड द एबिलिटी टू परफॉर्म। ऑप्शंस हैं एरोबिक रूटीन्स, एक्रोबैटिक मूवमेंट्स, एथलेटिक डांसेस, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है कि जब आप जिम्नास्टिक्स करते हैं तो जिम्नास्टिक्स बेसिकली आपको 2-3 चीज़ों पे टेस्ट करता है, या जिम्नास्टिक्स में 2-3 चीज़ें टेस्ट होती हैं। पहली चीज़ आपकी स्ट्रेंथ आ जाती है, दूसरा आपका बैलेंस आ जाता है और तीसरा इनमें से कोई एक चीज़ परफॉर्म करने की एबिलिटी। और सवाल ये पूछा गया है कि वो क्या है, एरोबिक रूटीन्स, एक्रोबैटिक मूवमेंट्स, एथलेटिक डांसेस, नन ऑफ दीज। तो जिम्नास्टिक्स जो है किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो आपकी ताकत है उसको, जो बैलेंस करने की योग्यता है उसको, और साथ ही साथ एक्रोबेटिक मूवमेंट्स परफॉर्म करने की जो कैपेबिलिटी है उसको टेस्ट करता है। एक्रोबेटिक मूवमेंट का मतलब होता है जब आप बॉडी को अलग अलग पोस्चर्स में लेकर जाते हैं, अलग अलग मूवमेंट्स वगैरह उसके करवाते हैं और उसके बाद इन मूवमेंट्स जब इन पोस्चर्स में उस बॉडी को बैलेंस करते हैं, इक्विलिब्रियम की स्टेट में लाके रखते हैं, तो उसको एक्रोबेटिक मूवमेंट कहा जाता है। अब एक्रोबेटिक मूवमेंट कई बार परफॉर्म करने के लिए आपके शरीर में स्ट्रेंथ होना जरूरी है और साथ ही साथ बैलेंस होना जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो फिर आपका जो एक्रोबैटिक मूवमेंट्स है उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं किए जा सकते। तो जो सही जवाब बनता है इस सवाल का वो है जिम्नास्टिक्स आपके शरीर की स्ट्रेंथ, आपका बैलेंस और एक्रोबैटिक मूवमेंट्स परफॉर्म करने की एबिलिटी जो है उसको चेक करता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चले अगला क्वेश्चन, जिम्नास्टिक्स ओरिजिनेटेड एज पार्ट ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग इन एंशिएंट। ऑप्शंस हैं इजिप्ट, ग्रीस, रोम, नन ऑफ दीज। कि इनमें से कौन से देश में पुरातन काल में जिम्नास्टिक्स जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग के पार्ट के तौर पर ओरिजिनेट हुआ था। ऑप्शंस आपको इजिप्ट, ग्रीस, रोम और नन ऑफ दीज दिए हुए हैं। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस। जो आपका पुरातन या फिर जो एंशिएंट ग्रीस हुआ करता था उसमें मिलिट्री ट्रेनिंग में सोल्जर्स वगैरह जो हैं उनको जिम्नास्टिक्स वगैरह सिखाया जाता था, जिम्नास्टिक्स वगैरह की ट्रेनिंग करवाई जाती थी। चले अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फीमेल जिम्नास्ट वेरेंट अलाउड टू कम्पीट इन द ओलंपिक गेम्स अंटिल। आपके जो
फीमेल जिम्नास्ट होती हैं, जो महिला होती हैं जो जिम्नास्टिक्स वगैरह परफॉर्म करती हैं, फीमेल आपकी जो प्लेयर्स होती हैं जिम्नास्टिक्स की, इनको ओलंपिक्स में जिम्नास्टिक्स वगैरह परफॉर्म करना कब तक अलाउड नहीं था, ये पूछा गया। ऑप्शन है 1896, 1920, 1928, नन ऑफ द अबव। इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 1928। 1928 तक आपके जो है सिर्फ पुरुष वगैरह ही परफॉर्म किया करते थे। 1928 से जो है उसके बाद से फिर आपने महिलाओं को भी अलाउ किया जिम्नास्टिक्स वगैरह में परफॉर्म करने के लिए, और उसके बाद से ये हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1928। अगला क्वेश्चन नंबर 4, वुमेन एंड गर्ल्स डू नॉट कंपीट इन ओलंपिक इवेंट्स फॉर। अब आपका जिम्नास्टिक्स में महिलाएं हो गई या लड़कियां हो गई, वो ओलंपिक्स में इनमें से कौन से जो है आपका कौन से इक्विपमेंट के ऊपर आपका जिम्नास्टिक्स वगैरह परफॉर्म नहीं करती हैं, इसके ऊपर कंपीट नहीं करती हैं। ऑप्शंस हैं अनइवन बार्स, पैरेलल बार्स, बैलेंसिंग बीम, नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है पैरेलल बार्स के ऊपर जो है लड़कियां और गर्ल और महिलाएं जो हैं वो आपका जिम्नास्टिक्स वगैरह में compete नहीं करती। हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ आपके apparatus होते हैं जो स्पेसिफिकली मेंस जो हैं उस पर परफॉर्म करते हैं, कुछ स्पेसिफिक apparatus हैं जिसके ऊपर सिर्फ वुमेन परफॉर्म करती हैं या फीमेल्स परफॉर्म करती हैं, और कुछ हैं जो दोनों के लिए कॉमन है। तो आपका पैरेलल बार्स जो है उसके ऊपर सिर्फ पुरुष परफॉर्म करते हैं, महिलाएं परफॉर्म नहीं करती। तो इसलिए वुमेन्स एंड गर्ल्स डू नॉट कम्पीट इन ओलंपिक इवेंट फॉर, तो उसका सही जवाब जो है वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैरेलल बार्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मेंस एंड बॉयज डू नॉट कम्पीट इन ओलंपिक इवेंट्स फॉर। अब आपके जो पुरुष होते हैं और जो आपके लड़के वगैरह होते हैं, युवक होते हैं, ये ओलंपिक्स में आपका एथलेटिक्स में इनमें से कौन से जो हैं आपका कौन से एक्सरसाइजेस या कौन से आपके जिम्नास्टिक इवेंट्स वगैरह में परफॉर्म नहीं करते। ऑप्शंस हैं आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, दूसरा है रिदमिक जिम्नास्टिक्स, तीसरा है फ्लोर एक्सरसाइजेस, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है वो बनता है रिदमिक जिम्नास्टिक्स। आपके पुरुष हो गए और आपके लड़के वगैरह हो गए, ये ओलंपिक्स में जिम्नास्टिक्स के जितने इवेंट्स होते हैं उनमें से रिदमिक जिम्नास्टिक्स वगैरह में कंपीट नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर बी का जो सही क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी। चले अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द ओलंपिक गेम्स हैज कंपटीशन फॉर रिदमिक जिम्नास्टिक, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स एंड। ओलंपिक गेम्स में जो है 2-3 तरीके के जिम्नास्टिक्स वगैरह के इवेंट्स वगैरह करवाए जाते हैं या उनमें कंपटीशन होता है। सबसे पहले हैं आपके रिदमिक जिम्नास्टिक्स, दूसरे हैं आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, तीसरे का नाम पूछा गया है फ्लोर एक्सरसाइजेस, एथलेटिक जिम्नास्टिक, ट्रैम्पोलाइनिंग, एंड लास्ट वाला है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है वो बनता है ऑप्शन नंबर सी, ट्रैम्पोलाइनिंग जो है वो तीसरा आपका, या ट्रैम्पोलाइनिंग जिम्नास्टिक्स जो है वो तीसरा आपका जिम्नास्टिक्स है जिसमें आपका कंपटीशन वगैरह करवाए जाते हैं। ट्रैम्पोलाइनिंग में होता क्या है, एक आपके पास इस तरीके का ट्रैम्पोलिन होता है जिसके ऊपर आप उछल कूद कर सकते हैं और वो टूटता नहीं है। वो आपने सर्कस वगैरह में देखा होगा, उसके ऊपर आप उछल सकते हैं। तो इसके ऊपर उछलते हुए जब आप अलग अलग तरीके के इवेंट्स वगैरह अपने अलग अलग तरीके के करतब परफॉर्म करते हैं जिम्नास्टिक्स के, उसको जो है ट्रैम्पोलाइनिंग यहां पे कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही जवाब है वो बनता है ऑप्शन नंबर सी। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 7, कॉम्पिटिटर्स आर जज्ड फॉर लीप्स, बैलेंसेस, स्पिन्स एंड apparatus हैंडलिंग इन। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं इनको आपका कौन से जिम्नास्टिक्स के तरीके में लीप्स के लिए, बैलेंसेस के लिए, स्पिन्स के लिए और apparatus हैंडलिंग के लिए जो है जज किया जाता है। apparatus हैंडलिंग का मतलब है जिस इक्विपमेंट के ऊपर आप परफॉर्म कर रहे हैं उसको आप कैसे हैंडल करते हैं। तो इसका जो ऑप्शंस हैं ट्रैम्पोलाइनिंग, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, रिदमिक जिम्नास्टिक, नन ऑफ दीज। सही जवाब हो जाएगा रिदमिक, आपका रिदमिक जिम्नास्टिक्स। रिदमिक जिम्नास्टिक्स में आपके लीप्स किस तरह से ले रहे हो, कितनी ज्यादा जो है आप जंप्स वगैरह ले रहे हो, कितना दूर तक जो है आप कूद पा रहे हो, कितना अच्छे से या कितने कलात्मक तरीके से आप बैलेंस बना रहे हो, कितने स्पिन्स या कितनी जो है आप कितने बार आप चक्कर वगैरह ले पा रहे हो, और लास्टली आप एपरेटस के ऊपर अपने आप को बैलेंस कैसे कर रहे हैं, एपरेटस को आप हैंडल कैसे कर रहे हो, उन सब चीजों के ऊपर आपका क्वेश्चन, इन सारी चीजों को जो है रिदमिक जिम्नास्टिक्स वगैरह में देखा जाता है। रिदमिक जिम्नास्टिक्स में इन सारी चीजों को आपका इन सारी चीजों के बेसिस पर आपको जज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर सी, रिदमिक जिम्नास्टिक्स। अगला क्वेश्चन नंबर 8, फ्लोर एक्सरसाइजेस इवेंट्स आर हेल्ड ऑन अ 12 मीटर इंटू 12 मीटर स्क्वायर। आपका जो फ्लोर पे एक्सरसाइजेस जिम्नास्टिक्स में करवाई जाती हैं, या फ्लोर एक्सरसाइजेस के नाम से जो इवेंट जिम्नास्टिक्स में होता है, वो एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट के ऊपर होता है जिसका एरिया 12 मीटर इंटू 12 मीटर है स्क्वायर के फॉर्म में। अब वो क्या चीज है, 12 इंटू 12 मीटर स्क्वायर का मैट है, या स्टेज है, या बीम है, या फिर नन ऑफ दीज है। इसका जो सही जवाब बनता है वो ये है कि भाई ये जो फ्लोर एक्सरसाइजेस वगैरह करवाई जाती हैं, या फ्लोर एक्सरसाइजेस के नाम से जो इवेंट वगैरह करवाए जाते हैं जिम्नास्टिक्स में, ये करवाए जाते हैं 12 मीटर इंटू 12 मीटर की स्क्वायर मैट के ऊपर। ये मैट वगैरह के ऊपर सारी की सारी आपके जो है इवेंट्स वगैरह करवाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फिजिकल एजुकेशन फॉर बॉयज इन यूरोप इंक्लूडेड जिम्नास्टिक्स बाय दी
अब आपका यूरोप के स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन को लड़कों के लिए पढ़ाया जाता रहा है काफी वर्ष से, तो जिम्नास्टिक्स को इसमें कब शामिल किया गया था ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, नन ऑफ दीस। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब बनता है वो बनता है 19th सेंचुरी आते आते, यानी कि सन 1800 लगते लगते आपका 1801 1802 जो है 1801 से लेकर 1899 या 1900 के बीच में जो भी 100 साल हैं इसको 19th सेंचुरी कहा जाता है। तो 19th सेंचुरी आते आते यूरोप के में जो है आपका फिजिकल एजुकेशन में आपने जिम्नास्टिक्स वगैरह को इंक्लूड कर लिया था, जिम्नास्टिक्स को शामिल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, which country was the first to use acrobatics as a competitive sport? इनमें से कौन सा जो देश है उसने एक्रोबैटिक्स को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के तौर पर शामिल किया था? एक्रोबैटिक मूवमेंट्स वगैरह जिसको जिम्नास्टिक्स में देखा जा रहा है, तो बेसिकली सवाल यही बनता है यहां से घुमा के कि जिम्नास्टिक्स वगैरह जो है इसको कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के तौर पर भी जो है किस देश में खेला जाना सबसे पहले शुरू किया था, तो ऐसे पूछ लो, या एक्रोबैटिक मूवमेंट्स के नाम से स्पेसिफिकली कौन से देश में जो है इसको देखा गया है ये बताइए। ऑप्शंस हैं यूनाइटेड किंगडम, चाइना, सोवियत यूनियन, नीदरलैंड्स। सही जवाब है सोवियत यूनियन में जो है एक्रोबैटिक्स को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के तौर पर काफी ज्यादा जो है तवज्जो दी गई थी, और पहले एक्रोबैटिक्स को जो है या फिर यानी कि इस तरह से बोलूं कि बॉडी में जंपिंग, रनिंग और अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स और उसमें बैलेंस वगैरह करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है जिसे जिम्नास्टिक्स में टेस्ट भी किया जाता है, सबसे पहले सोवियत ने इसको एक स्पोर्ट्स के तौर पर डील करना, या सबसे पहले सोवियत ने जो है इसको एक स्पोर्ट्स के तौर पर लेना या कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के तौर पर लेना शुरू किया था। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 11, which acrobatic routine requires that certain poses must be held static for a specific duration? अब कौन से आपके एक्रोबैटिक रूटीन्स ऐसे हैं जिसमें कई पोजेस में आपको कुछ वक्त तक के लिए एक पर्टिकुलर पोजीशन में आपको स्टैटिक जो है अपने उस पोजीशन में आपको रुकना होता है, स्थिर होना होता है। फिर से सुन लीजिए, एक पर्टिकुलर एक्रोबैटिक रूटीन है, एक जिम्नास्टिक का रूटीन होता है या जिम्नास्टिक्स में एक्रोबैटिक का एक रूटीन है जिसमें सर्टेन पोज आपको बनाने होते हैं, सर्टेन तरीके की मुद्राओं में या आसन आपको लगाने होते हैं, और उनको फिर आपको थोड़ी देर अपने आप को उस आसन में रोक के रखना पड़ता है कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, 30 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, सर्टेन आपको टाइम रहता है, उतने वक्त के लिए आपको उस आसन में अपने आप को लगा के रोक के रखना है। अब पूछा यह गया है कि ये इनमें से कौन से एक्रोबैटिक रूटीन में जो है इसको करवाया जाता है? बैलेंस में करवाया जाता है, पोज में करवाया जाता है, डायनेमिक्स में करवाया जाता है, या मैनीक्विंस में करवाया जाता है? इसका जो सही जवाब बनता है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि जब आपको एक्रोबैटिक रूटीन में बैलेंस बनाना है तो उसमें सर्टेन तरीके के पोजेस या सर्टेन तरीके के आसन लगाकर अपने आप को उस तरीके के आसनों में, उस तरीके की आपकी पर्टिकुलर पोजेस में या पोजीशंस में आपको अपने आप को होल्ड करना होता है एक सर्टेन टाइम पीरियड तक, जो पहले से बताया जाता है। अगर आप उतना कर गए तब आपको विजेता माना जाता है, नहीं तो नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर ए। चलें क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जिम्नास्टिक्स हैज 2 फॉर्म्स। जिम्नास्टिक्स के 2 फॉर्म्स होते हैं। पहला है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स कंसिस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ इवेंट्स। अब आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में किया जाता है, पहले से आपको कुछ इवेंट्स वगैरह बताए जाते हैं कि ये चीज़ें आपको करनी है, प्रिस्क्राइब्ड रहते हैं। वो इवेंट्स वगैरह या उन इवेंट्स को एक सेट के फॉर्म में आपको परफॉर्म करना है, पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इस तरीके से। आगे, नेम द सेकेंड फॉर्म इन विच जिम्नास्टिक यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हैंड apparatus टू परफॉर्म कोरियोग्राफ मूवमेंट्स। अब जो दूसरा आपका जिम्नास्टिक्स का तरीका है जिसमें आप अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स या apparatus का इस्तेमाल करते हैं कोरियोग्राफ मूवमेंट्स वगैरह को करने के लिए, उसमें भी मतलब आपको बताया जाता है कि आपको ये सारे मूवमेंट्स वगैरह करने हैं, मगर उसमें apparatus का इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन सा जिम्नास्टिक्स होता है? ऑप्शंस है रिदमिक जिम्नास्टिक, डांसिक जिम्नास्टिक, फ्री जिम्नास्टिक, फाइन जिम्नास्टिक। इसका जो सही जवाब है वो बनता है रिदमिक जिम्नास्टिक्स। तो जिम्नास्टिक्स के 2 तरीके हो गए, एक हो गया आपका आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक और दूसरा हो गया रिदमिक जिम्नास्टिक। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में पहले से आपको इवेंट्स वगैरह बताए जाते हैं, उसको एक सर्टेन सेट के फॉर्म में आपको परफॉर्म करना होता है। दूसरा होता है आपका रिदमिक जिम्नास्टिक्स, इसमें क्या होता है कोरियोग्राफ मूवमेंट्स वगैरह होते हैं जिनका आपको पालन करना होता है, जिनको आपको apparatus वगैरह की मदद से परफॉर्म करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब है वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलें अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, which of this component evaluates the acrobat's performance in terms of choreography, diversity and ability to perform to the music। अब इनमें से which of this component evaluates the acrobat's perform, इनमें से कौन सा जो है आपका कौन सा फैक्टर वगैरह जो है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने अगर एक्रोबैटिक मूवमेंट्स को परफॉर्म किया है, उसको फिर बोला जाता है, जो व्यक्ति एक्रोबैटिक मूवमेंट्स को परफॉर्म करता है उसे बोला जाता है एक्रोबैट। तो एक एक्रोबैट ने जब परफॉर्म किया है तो उसकी परफॉर्मेंस की कोरियोग्राफी कैसी है, उसमें कितनी डाइवर्सिटी थी, और म्यूजिक के रिस्पेक्ट में वो कितना अच्छे से परफॉर्म कर पाया, उसकी इन सारी एबिलिटीज वगैरह को, इन सारी चीजों को इसमें से कौन से कंपोनेंट वगैरह की मदद से हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं, ये हमको बताना।
तो ऑप्शंस अपने को दे रखे हैं डांसिंग, आर्टिस्टिक, टेक्निकल, एग्जीक्यूशन। पे 4 कंपोनेंट हैं। डांसिंग कंपोनेंट के बेसिस पर आप इन सारी चीज़ों को एनालाइज करोगे, इवैल्यूएट करोगे, आर्टिस्टिक कंपोनेंट के बेसिस पे करोगे, टेक्निकल कंपोनेंट के बेसिस पे करोगे या एग्जीक्यूशन के बेसिस पे करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब बनता है वो बनता है कि भाई ऑप्शन नंबर बी, आर्टिस्टिक कंपोनेंट के बेसिस पर जो इन सारी चीज़ों को इवैल्यूएट किया जाता है, आर्टिस्टिक कंपोनेंट के बेसिस पर इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ग्रिप्स आर यूज्ड ऑन, आप जब आप एथलेटिक्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, आप ये जिम्नास्टिक्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, तो जिम्नास्टिक्स वगैरह में आपको ग्रिप्स वगैरह जो हैं कहाँ पे यूज करना पड़ता है, या फिर कहाँ पर जो है इनमें से कौन से इक्विपमेंट में जो है आप ग्रिप्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शंस हैं फ्लोर बीम, या फिर सिंपली आपका जो बीम होता है उस पर, या फिर जो बार्स होते हैं उसमें, या फिर रिंग्स। इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है बार्स। जो बार्स वगैरह है उसके ऊपर सही तरीके से आपकी पकड़ बनी रहे, आपके हाथ वाथ ना छूटे, उसके लिए कई बार ग्रिप्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर सी। अगला, विच ऑफ दीज जिम्नास्ट वॉज द फर्स्ट वुमेन एवर टू स्कोर अ परफेक्ट 10 इन ओलंपिक्स। इनमें से कौन सी जो जिम्नास्ट हैं वो पहली वुमेन थी जिन्होंने परफेक्ट 10 आपका ओलंपिक्स में स्कोर किया था। परफेक्ट 10 आपका एक स्कोर होता है जिम्नास्टिक्स में, तो इनमें से कौन सी जो है जिम्नास्ट वगैरह ने ये परफेक्ट 10 आपका ओलंपिक्स में स्कोर किया था। ऑप्शंस हैं मैरी लो रिटन, अगला है नाडिया कोमानेस्की, तीसरा है नेली किम और चौथा है ओल्गा कॉर्बर्ट। इसमें से जो सही जवाब बनता है परफेक्ट 10 इनमें से किसने स्कोर किया था, सबसे पहले तो नाडिया कोमानेस्की ने जो है सबसे पहले आपका परफेक्ट 10 स्कोर किया था जिम्नास्टिक्स में। क्वेश्चन नंबर 15 सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। पॉइंट आउट द कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट दैट टेस्ट एन एथलीट्स स्ट्रेंथ, रिदम, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी। ऐसा कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट जो किसी भी एथलीट की या जो भी कैंडिडेट उसमें परफॉर्म कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ हो गई, उसकी रिदम हो गई, उसका बैलेंस हो गया, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, उसकी एजिलिटी हो गई, इन सारी की सारी चीजों को जो है वो चेक करता है। ऑप्शंस हैं सॉकर, मैराथन, जिम्नास्टिक्स एंड स्कीइंग। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जिम्नास्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 16 सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला, What piece of gymnastic apparatus is sometimes referred to as horse? इनमें से जिम्नास्टिक्स का कौन सा जो एक apparatus जो है उसको, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि जिम्नास्टिक्स में जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं इनमें से कौन सा जो इक्विपमेंट है उसको कई बार हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शंस हैं रिंग्स, अनइवन बार्स, बैलेंस बीम या फिर बैलेंसिंग बीम, और अगला है वॉल्ट। तो इसका जो सही जवाब है वो है वॉल्ट को, या फिर इसको जो हम लोग कई बार हॉर्स के नाम से भी जानते हैं, पमेल हॉर्स भी जो है इसको बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसको वॉल्ट के नाम से भी जो है जाना जाता है। अगला, या वॉल्ट को कई बार हॉर्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मेनी इवेंट्स आर टिपिकली हेल्ड इन अ मेंस जिम्नास्टिक मीट। एक आपका जो पुरुषों की जिम्नास्टिक मीट्स होती हैं इसमें टिपिकली आपके कितने इवेंट्स वगैरह जो है करवाए जाते हैं। ऑप्शंस हैं 10, 8, 7 और 6। तो इसका जो सही जवाब है वो बनता है 6 इवेंट्स वगैरह जो है करवाए जाते हैं जिम्नास्टिक्स के, आपके जो टिपिकली जो पुरुषों की जिम्नास्टिक्स की मीट होती है उसमें। अब एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों के लिए कि जो 6 इवेंट्स होते हैं इनके क्या नाम है वो आपको मुझे बताने हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एनसीईआरटी में जवाब मिल जाएगा, नहीं तो गूगल करके भी इसका जवाब आप हासिल कर सकते हैं, मगर इसका जवाब मुझे बताइएगा कि टिपिकली आपके पुरुषों के जो जिम्नास्टिक्स की मीट होती है इसमें इनमें से कितने इवेंट्स वगैरह करवाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर डी मगर जो है इसका सही जवाब है 6 इवेंट्स करवाए जाते हैं। 6 के 6 इवेंट्स के आप नाम मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 19। कार्ट व्हील इज डन ऑन। कार्ट व्हील की जो पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें आपका एक जो एथलीट होता है जिस तरह से पहिया आपका घूमता है उस तरीके से अपने आप को घुमाते हुए एक कार्ट व्हील की तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, अपनी पूरी बॉडी को इस तरीके से रोटेट करता है, तो वो जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है उसको कार्ट व्हील बोला जाता है। अब ये जो कार्ट व्हील है इसको इनमें से किस पे परफॉर्म किया जाता है, बैलेंसिंग बीम पे, पमेल हॉर्स पे, अनइवन बार्स पे, रोमन रिंग्स पे। तो इसका अपने को जवाब देना है। तो भाई जो कार्ट व्हील है जिसमें आपका एक बंदा जो है लेट्स से कि यहाँ पे इंसान या एक एथलीट खड़ा हुआ है, अपनी पूरी बॉडी को इस तरह से रोटेट कराते हुए फिर से अपने इसी पोजीशन में आएगा, यानी कि यहाँ इसके जो पैर नीचे की तरफ हैं तो बीच में आपके पैर जो हैं वो ऊपर की तरफ में आ जाएंगे और उसके बाद में फिर आप इसी पोस्चर में जो है लौट कर आओगे। तो इस तरीके से अपनी पूरी बॉडी को मूव करना कि उसका जो पूरा का पूरा पोस्चर है, आपका एक पहिया जिस तरह से घूमता है बैलेंसिंग बीम के ऊपर उस तरीके से आपका पहिया जो है मूव कराने की प्रक्रिया को कार्ट व्हील बोला जाता है। तो कार्ट व्हील किसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है, कार्ट व्हील परफॉर्म किया जाता है बैलेंसिंग बीम के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 20। प्लेटो, एरिस्टोटल एंड होमर एडवोकेटेड जिम्नास्टिक्स बिकॉज ऑफ इट्स।
प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया और होमर हो गया, इन्होंने जिम्नास्टिक्स को आपका एडवोकेट किया था क्योंकि इससे आपको कुछ फायदा होता था। अब सवाल ये पूछा गया क्या फायदा होता था? स्ट्रेंथनिंग क्वालिटीज, फ्लेक्सिबिलिटी क्वालिटीज, स्टेमिना क्वालिटीज, बैलेंसिंग क्वालिटीज। तो चाहे प्लेटो हो, चाहे एरिस्टोटल हो, चाहे होमर हो, इन लोगों ने ये बोला था कि जिम्नास्टिक्स को जो है आपको अपना हिस्सा बनाना चाहिए, लाइफस्टाइल का जिम्नास्टिक्स की ट्रेनिंग वगैरह करवानी चाहिए, क्योंकि इससे आपके शरीर में मजबूती आती है, आपका शरीर स्ट्रेंथेंड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेमिना, बैलेंसिंग सारी क्वालिटीज वगैरह आती चली जाएंगी। मगर आपका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शरीर मजबूत बनता है, और एक मजबूत शरीर जो है वो फिर परेशानियों को या विपत्तियों को, जो भी आपकी सर्कमस्टांसेस उनको अच्छे से डील कर लेता है, तो या फिर उसको डील करने में आपके लिए एक अच्छा एसेट साबित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब है वो है स्ट्रेंथनिंग क्वालिटीज के चलते जो है प्लेटो, एरिस्टोटल और होमर ने जिम्नास्टिक्स वगैरह को एडवोकेट किया था। चले अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ दीज इज नॉट मेंस एपेरेटस इन जिम्नास्टिक्स। अब अपने को ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो पुरुषों का एपेरेटस नहीं है जिम्नास्टिक्स में। मतलब ये कि आपके जो मेल, आपके जो कैंडिडेट्स या फिर आपके जो जिम्नास्ट होते हैं वो इनमें से किस पर परफॉर्म नहीं करते। ऑप्शंस हैं रोमन रिंग्स, पैरेलल बार्स, पोमेल हॉर्स एंड चौथा है बैलेंसिंग बीम। तो इसका जो सही जवाब है वो है बैलेंसिंग बीम, जो है वो मैन एपेरेटस में नहीं आता या मेल एपेरेटस में नहीं आता, वो इसके ऊपर परफॉर्म नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला, व्हेन वाज इंडिया रिप्रेजेंटेड फॉर फर्स्ट टाइम इन जिम्नास्टिक्स इन ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में पहली बार इंडिया को जिम्नास्टिक्स में कब रिप्रेजेंट किया गया था? जिम्नास्टिक्स में, ओलंपिक्स में इंडिया ने पहली बार कब पार्टिसिपेट किया था? ऑप्शंस है 1952, 1948, 1956, 1960। सही जवाब है 1952 या 1952 में जो है हम लोगों ने सबसे पहले अपना ओलंपिक्स में जिम्नास्टिक्स में पार्टिसिपेट किया था या रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, जिसकी जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान में जिम्नास्टिक्स का प्रचार प्रसार और सारा आपको मैनेजमेंट वगैरह देखना है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952, 1955, 1951 एंड 1956। इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 1951। 1951 में जो है जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अब ध्यान से देखिएगा, 1951 में स्थापना हुई है और 1952 में हम लोग ओलंपिक्स में जो है रिप्रेजेंट किए गए। तो क्वेश्चन नंबर 23, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी जिम्मेदारी है हिंदुस्तान में जिम्नास्टिक्स के पूरे प्रचार प्रसार और उसको बढ़ावा देने की, उसको पूरा मैनेज करने की, उसके इवेंट वगैरह करवाने की, उसकी जो स्थापना है वो करवाई गई थी 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक्स फिग वाज फॉर्म्ड इन। जो इंटरनेशनल जिम्नास्टिक एसोसिएशन है जो पूरे दुनिया में जो है आपका जिम्नास्टिक्स वगैरह के प्रचार प्रसार और रेगुलेशन में लगा हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी है सारी चीज़ें करने की, उसका नाम है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक्स, कई बार शॉर्ट में फिग बोलता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस हैं 1800, 1881, 1882, 1883। इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी, 1881 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 25, हु इज फर्स्ट इंडियन गर्ल टू क्वालिफाई फॉर जिम्नास्टिक्स इन ओलंपिक्स। इनमें से पहली भारतीय लड़की कौन है जिसने जिम्नास्टिक्स में क्वालिफाई किया था ओलंपिक्स में? हु इज द फर्स्ट इंडियन गर्ल टू क्वालिफाई फॉर जिम्नास्टिक्स इन ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला या पहली भारतीय लेडी खिलाड़ी कौन है? ऑप्शंस हैं दीपा करमरकर, साक्षी मलिक, प्रणाति नायक एंड सुमित्रा शर्मा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दीपा करमरकर। क्वेश्चन नंबर 25 की पहली भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक्स में आपका जिम्नास्टिक्स में क्वालिफाई किया था या जिम्नास्टिक्स के लिए जो चुनी गई थी वो थी दीपा करमरकर। क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट, फॉरवर्ड सीजर इज डन ऑन। फॉरवर्ड सीजर जो है इनमें से किसके ऊपर किया जाता है? एक तरीका होता है जिम्नास्टिक्स में, एक पूरी की पूरी एक प्रक्रिया होती है, फॉरवर्ड सीजर बोला जाता है। अब उसको इनमें से किस पे किया जाता है वो अपने को बताना है। फॉरवर्ड सीजर में होता यह है कि सामने वाला एक अपने जो पैरों को इस तरह से चलाता है जिस तरीके से वो आप कैंची चलाते हैं, या जिस तरह से आपके कैंची चलती है, दोनों उसके मुंह चलते हैं, उसी तरह से आपके पैर दोनों तरफ जो है मूव किए जाते हैं, उसको फॉरवर्ड सीजर बोला जाता है। ऑप्शंस हैं पैरेलल बार्स, पोमेल हॉर्स, हॉरिजॉन्टल बार्स एंड रोमन रिंग्स। तो फॉरवर्ड सीजर जो है वो पोमेल हॉर्स पे परफॉर्म किया जाता है। पोमेल हॉर्स वगैरह की, जैसे पोमेल हॉर्स कुछ इस तरीके का होता है, इसके ऊपर आपके वो दोनों आपके पोमेल्स रहते हैं, इनको पकड़ के जो है सामने वाले को अपना परफॉर्म करना होता है। तो उसके जो पैर होते हैं वो एक तरफ इस तरफ और एक बार इस तरफ जो है लेकर जाता है और इस तरीके से जो है उसको परफॉर्म कराया जाता है। डिटेल में अपन लोगों ने उसको देखा था। तो फॉरवर्ड सीजर जो है पोमेल हॉर्स पे परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, केआईपी टेक्निक इज डन ऑन। केआईपी टेक्निक जो है इनमें से किसके ऊपर परफॉर्म की जाती है? पैरेलल बार्स, पोमेल हॉर्स, हॉरिजॉन्टल बार्स,
अनइवन बार्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है अनइवन बार्स के ऊपर आपकी केआईपी टेक्निक परफॉर्म की जाती है। इसमें लेट से आपकी एक जो है पैरेलल बार या एक बार यहाँ पे लगा हुआ है और एक बार जो है वो सर्टेन हाइट पर आपका यहाँ पे लगा हुआ है। अब आपका जो एथलीट है वो पहली बार से दूसरी बार से पहली बार के ऊपर जो है मूव करता है, स्विंग करता हुआ, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज वगैरह परफॉर्म करते हुए, तो वो सारा का सारा जो ये प्रक्रिया होती है उसे केआईपी टेक्निक बोला जाता है। और ये जो केआईपी टेक्निक है, इस केआईपी टेक्निक को परफॉर्म किया जाता है अनइवन बार्स के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही जवाब है वो बनता है ऑप्शन नंबर डी। चले आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो अपना सेशन था इसमें हम लोगों ने अपने क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की एनसीईआरटी किताब के चैप्टर नंबर 4 इंडिविजुअल गेम्स में जो हमारा तीसरा गेम या फिर तीसरा इवेंट हमको दिया हुआ है जिम्नास्टिक्स, उसके ऊपर एमसीक्यूज वगैरह को सॉल्व किया था। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस सेशन के बाद में अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिस्पेक्ट में जो इस चैप्टर में दिया हुआ है आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, कितना अभी काम आपका हो चुका है और कितना भी अपने को और काम इसके ऊपर करना बाकी है। तो इसी नोट पे आज का जो सेशन है इसको अपन लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का जो सेशन है इसे यहीं पे खत्म करते हैं। एंड करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। ये कंटेंट आप 3 तरह से एक्सेस कर सकते हैं। एक तो आप इसे हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, दूसरा आप इसे हमारी वेबसाइट पर विजिट कर देख सकते हैं, और तीसरा आप इसे मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर डाउनलोड कर भी जो है ऐप डाउनलोड कर भी जो है आप इसको देख सकते हैं। तो तीनों में से किसी भी माध्यम से आप इस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ना सिर्फ क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक इंग्लिश हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है सीबीएसई के लिए, मगर साथ ही हिंदी मीडियम में भी आपको सारा का सारा कंटेंट मिलता है। इसके अलावा अगर आप यूपी बिहार बोर्ड से हैं या किसी और बोर्ड से हैं तो उसका भी कंटेंट यहाँ पर आपको एक्सेस करवाया जाता है। यहाँ पर भी आपको उसका कंटेंट भी जो है आपको देखने के लिए मिलता है। बिसाइड दिस एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी जेईई, नीट या फिर और भी जो दूसरे एग्जामिनेशन वगैरह जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसका भी कंटेंट वगैरह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, सब कुछ एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हम लोग इस बात को समझते हैं कि ये कंटेंट सिर्फ देख लेने भर से, वीडियोस वगैरह से आपकी तैयारी पूरी मुकम्मल नहीं होती है। इसमें आपको हार्ड नोट्स की भी ज़रूरत पड़ती है जिनको आप बार बार देख सकें, क्विकली रिवाइज कर सकें। तो उसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए बुक्स भी लेकर आता है, आपका पेपर फॉर्मेट में भी और ई बुक्स के फॉर्मेट में भी। अगर आप ये बुक्स एक्सेस करना चाहते हैं जहाँ से आपको ये लेक्चर्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं, जहाँ से कंटेंट वगैरह आपको दिया जाता है, तो इनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। लिंक्स उनके आपको इनके डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई और शंका हो, कोई और सुझाव हो, कोई और बात आप बताना चाहते हो, कोई और नए चीज़ आप अगर चाहते हो तो उसके लिए आप, और इसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे हमारे वेरियस जो आपके सोशल मीडिया के चैनल्स हैं उसकी मदद से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, यूट्यूब में आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट छोड़ सकते हैं, एंड वी विल बी गेटिंग बैक टू यू फॉर श्योर। सो जितना हो सके इस वेंचर का उतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, जितना हो सके उतना ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन को ठीक करें, दूसरों को भी इसके बारे में बताएं जिनको आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है बट वो इससे अनभिज्ञ हैं, उन तक मैग्नेट ब्रेन्स का संदेश पहुँचाएं, मैग्नेट ब्रेन्स के एम्बेसडर बने, अपना भी भला करें, दूसरों का भी जो है भला करें, सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते चलें, नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा गेन करते चलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सशक्त करते चलें, एम्पावर करते चलें, क्योंकि ज्ञान से बड़ा सशक्तिकरण कोई दूसरा नहीं है, नॉलेज से बड़ा कोई दूसरा एम्पावरमेंट नहीं है। तो इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।